This video uses AI-generated voice narration through text-to-speech technology. The script is 100% original and fully written and created by the author, Subhash Joshi. All characters, events, and dialogues are purely fictional and intended for entertainment purposes only. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. City Hospital, second floor, room number 207। तेजी से चलते कदमों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी जो पूरे कॉरिडोर में छाया हुआ था। सिया और चेतना, धड़कते दिलों और घबराए आंखों के साथ सेकंड फ्लोर पर उस रूम की तरफ बढ़ रही थी, जहां दीवार पर बोल्ड ब्लैक लेटर्स में लिखा था, रूम नंबर 207। सिया की नज़र जैसे ही उस रूम पर पड़ी, उसके अंदर अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। सांसें अनजाने डर से बंधने लगी और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को किसी तरह कंट्रोल किया और फिर एक झटके में रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामने जो नज़ारा था, वो सीधा उसकी रूह तक उतर गया। बेड पर अधीरा बेहोश पड़ी थी। उसके मासूम चेहरे पर अब भी डर की हल्की सी परछाई थी। माथे पर पट्टी बंधी थी और उसके छोटे छोटे हाथों पर कुछ स्क्रैच थे, मामूली चोटें, लेकिन सिया के लिए ये छोटी चोटें भी किसी सदमे से कम नहीं थीं। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। बेड के किनारे बैठी निकिता जी का चेहरा टेंशन से भरा था। वो अधीरा के माथे पर बहुत धीरे धीरे हाथ फेर रही थी, जैसे हर थाप के साथ उसे थोड़ा थोड़ा सुकून देने की कोशिश कर रही हो। सिया जैसे तैसे अपने कदमों को संभालते हुए बेड तक पहुंची और अधीरा का हाथ थामकर उसके पास बैठ गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल डूबा हुआ था। उसने कांपती आवाज में बस इतना ही कहा, बेबी, मम्मा आ गई है, अब सब ठीक होगा। प्लीज बस अपनी आंखें खोल लो। ये सब कहते हुए सिया की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर एक बूंद जैसे खुद उससे सवाल कर रही थी, क्या मेरी गलती सिर्फ इतना था कि मैंने अपनी बेटी से एक पल के लिए भी नजरें हटा लीं? वो टूट चुकी थी। वहीं पीछे खड़ी चेतना, सिया को यूं बिल्कुल बिखरा हुआ देखकर सन्न थी। आज के दिन में ये दूसरी बार था जब उसने सिया को इस तरह खुद से टूटा हुआ देखा, और इस बार दर्द कुछ ज्यादा ही गहरा था। तभी निकिता जी ने धीरे से सिया के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में ममता के साथ साथ मजबूरी भी झलक रही थी। शांत हो जाओ बेटा, उन्होंने प्यार से कहा। अधीरा सिर्फ बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है सब स्टेबल है, बहुत जल्द होश में आ जाएगी। और अगर उसने तुम्हें यूं रोते हुए देखा तो उसे और बुरा लगेगा। सिया ने अपनी भीगी आंखों से अपनी मां की तरफ देखा और बहुत धीमी, टूटी सी आवाज में बस एक सवाल पूछा, मॉम, ये सब हुआ कैसे? ये सवाल सुनते ही निकिता जी की आंखों में अफसोस और गिल्ट दोनों उतर आए। उनका चेहरा पल भर में बुझ गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, बेटा, ये मेरी ही गलती है। मैं अधीरा का ठीक से ध्यान नहीं रख पाई और इसी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। उनकी आवाज़ टूट रही थी। अगर उस लड़के ने वक्त पर आकर अधीरा को नहीं बचाया होता तो शायद। उनकी आंखें भीग गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और सिया की तरफ देखकर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने सही टाइम पर आकर हमारी अधीरा को बचा लिया, वरना। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन जो अधूरी रह गई वो सिया के सीने में चुभती रही। उनकी बातों में छुपे मतलब को समझकर सिया और चेतना दोनों ही कुछ पल के लिए सन्न रह गईं। सिया के चेहरे का रंग फौरन उड़ गया था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चेतना ने तुरंत सिचुएशन को समझते हुए हल्के से निकिता जी से पूछा, लेकिन आंटी, ये हुआ कैसे? आप दोनों तो एम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे ना, फिर अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया? निकिता जी ने सवाल सुनते ही एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा रुकी। उनकी आंखों में पछतावे की एक मोटी परत थी। आवाज भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने खुद को समेटते हुए कहना शुरू किया, मैं अधीरा को एम्यूजमेंट पार्क ले ही जा रही थी। रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुके थे। वहीं सामने एक आइसक्रीम पार्लर दिख गया, तो अधीरा ने आइसक्रीम की जिद की। थोड़ा रुककर उन्होंने अपनी नम आंखें झुका लीं और बहुत धीमे लेकिन कांपते लहजे में कहा, मैंने उसे एक छोटी सी चॉकलेट आइसक्रीम दिलाई। मैं उसके पास ही खड़ी थी बेटा, पर तभी मेरे फ़ोन पर ऑफिस का एक इमरजेंसी कॉल आ गया और बस 2 सेकंड के लिए मैं पलटी। इतना कहते हुए उनका गला जैसे भर गया। सिया की आंखों में डर और गहराता जा रहा था। हर एक शब्द जैसे उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। निकिता जी ने एक और गहरी सांस ली और फिर उस पल को याद करते हुए आगे कहा, और उसी वक्त एक ट्रक बहुत तेज स्पीड में हमारी तरफ आ रहा था। अधीरा सड़क के किनारे खड़ी थी, बस एक कदम और लेती तो शायद। उनकी आवाज़ रुक गई। कमरे में एक साइलेंस छा गया,
लेकिन उस साइलेंस में इतनी चीख थी कि हर किसी का दिल कांप उठा। उनकी यह बात सुनते ही सिया की आंखों से आंसू झरने लगे, जैसे हर एक बूंद उसके दिल के दर्द को बयां कर रही थी। निकिता जी ने आंखें पोंछते हुए एक गहरी सांस ली और फिर अपनी सिसकियों को रोकते हुए आगे कहा, जब मैंने अधीरा को ट्रक के सामने देखा तो एक पल के लिए मेरी सांस ही रुक गई थी। मुझे लगा जैसे मैं आज अपनी नातिन को खो दूंगी। ये कहते हुए उनकी आवाज़ कांप गई, वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने थमे हुए गले से आगे कहा, लेकिन फिर अचानक कहीं से एक लड़का आया। उसने बिना सोचे समझे अधीरा को गोद में उठाया और एक तरफ कूद गया। सिया और चेतना दोनों उसकी बातों को सुनकर सांस रोककर बस सुनती रहीं। लेकिन ट्रक बहुत पास आ गया था और उसी टक्कर में वो लड़का थोड़ा घायल हो गया। उसके सिर पर गहरी चोट आई और वहीं बेहोश हो गया। एक पल के लिए रूम में साइलेंस छा गया। सिया का दिल जैसे फटने के कगार पर था। डर, हैरानी और शुक्र के मिले जुले इमोशंस उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। वो कुछ सेकंड्स तक बस अधीरा का हाथ पकड़कर बैठी रही, फिर खुद को जरा संभालते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, मॉम, कौन था वो लड़का? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? सिया के इस सवाल पर निकिता जी ने फिर एक गहरी सांस ली और थोड़ी ठहर कर जवाब दिया, बेटा, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खून था, मैं ठीक से उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, पर हाँ, जो लड़का उसे लेकर आया था वो शायद अब भी यहीं हॉस्पिटल में है। आईसीयू वार्ड के बाहर किसी डॉक्टर से बात कर रहा था शायद। फिर उन्होंने सिया की तरफ देखकर धीमे से कहा, तुम एक बार जरूर उससे मिल लेना बेटा, उसने आज हमारी अधी को बचाया है। और मैं उसे थैंक यू तक नहीं कह पाई। सिया ने एक गहरी सांस ली, फिर हल्के से अपना सर हिलाया। इसके बाद वो धीरे से अधीरा के पास बैठ गई, उसकी नाजुक उंगलियां अपने हाथों में थामते हुए कांपती आवाज में बोली, बेबी, आई एम सो सॉरी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मम्मा तुम्हें प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, हर एक बूंद जैसे उसके दिल के गिल्ट और बेबसी की गवाही दे रही थी। सिया ने आगे कहा, लेकिन अब मम्मा आपसे वादा करती है, अब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। मम्मा आ गई है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन नाउ, मम्मा सब ठीक कर देगी। उसकी आंखें अब भी बेहोश अधीरा के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उस मासूम चेहरे पर अब भी डर और तकलीफ की लकीरें थीं, जिन्हें देखकर सिया का दिल जैसे और भी चूर होता जा रहा था। वो बस चाहती थी कि उसकी बच्ची उठ जाए, उसकी आंखें खुले और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। कुछ देर तक यूं ही अधीरा को निहारते हुए सिया ने खुद को थोड़ा संभालते हुए धीरे से चेतना से कहा, चेतना, पता लगाओ वो इंसान कौन था जिसने मेरी बेबी की जान बचाए। आई रियली वॉन्ट टू थैंक हिम पर्सनली। सिया के शब्दों में भावनाओं का तूफान था और चेतना उसकी हालत समझ रही थी। उसने तुरंत ही सिर हिलाया और बिना कुछ बोले वहां से बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि टॉक टॉक, अचानक हॉस्पिटल रूम के दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। सबकी निगाहें एक साथ उस ओर घूम गईं और तभी दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आया दिग्विजय शेखावत। उसके माथे पर पट्टियां बंधी थी, चेहरा थोड़ा पीला पड़ा था, पर चाल में वही पुराना कॉन्फिडेंस, वही उसी तरह का अंदाज जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी हालत देखकर रूम में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, पर दिग्विजय ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें सीधी उस बेड पर पड़ी अधीरा पर थीं। वो धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया, फिर सिया की तरफ देखकर बहुत ही धीमे लहजे में सवाल किया, क्या वो ठीक है? उसका सवाल सुनकर सिया चौंक गई, वही चेतना भी हैरानी से दिग्विजय को घूर रही थी। दिग्विजय के सिर पर बंधी पट्टियां और चेहरे पर आई हल्की चोटें किसी झगड़े या एक्सीडेंट की गवाही दे रही थी, और ये देखकर निकिता जी सबसे ज्यादा शॉक में थी। उन्होंने तुरंत ही परेशान लहजे में पूछा, दिग्विजय बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे सर पर पट्टियां क्यों हैं? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? उनकी आवाज में हैरानी भी थी और गहरी चिंता भी। दिग्विजय उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस एसोसिएट नहीं था, वो उसे अपने बेटे जैसा मानती थी। उन्होंने दिग्विजय को जीरो से शुरू कर इंडिया की टॉप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओनर बनते देखा था, और अब वो चाहती थी कि सिया और दिग्विजय की शादी हो जाए, ताकि सिया की जिंदगी में स्टेबिलिटी और अधीरा को एक केयरिंग फादर मिल सके। लेकिन वही सिया थी जो हमेशा इस शादी से इनकार करती रही थी। यही वजह थी कि निकिता जी अब तक उनकी शादी को फाइनल नहीं कर पाई थी। पर आज जो उन्होंने देखा वो सब कुछ बहुत अलग था। दिग्विजय की हालत देखकर वो बेचैन हो उठी। उनके सवाल पर दिग्विजय ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर चुप रह गया। उसकी चुप्पी और ज्यादा सवाल खड़े कर रही थी। निकिता जी ने उसकी तरफ थोड़ा और बढ़ते हुए फिर से पूछा, दिग्विजय बेटा, प्लीज बताओ हुआ क्या था? तभी
मैडम, असल में जिस आदमी ने एक आवाज ने माहौल को और भी टाइट कर दिया। पीछे से हॉस्पिटल वार्ड के दरवाजे पर खड़ा संजय था, जो अभी अभी अंदर आया था और कुछ कहने ही वाला था कि संजय, दिग्विजय ने तेज आवाज में उसे टोका। मैंने तुमसे कहा था ना, इस बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। उसकी आवाज में न सिर्फ गुस्सा था, बल्कि एक अजीब सी बौखलाहट भी थी। संजय उसकी बात पर ठिठक गया, रुक तो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चुप्पी नहीं थी। वो कुछ सेकंड तक दिग्विजय को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सॉरी सर, लेकिन सबको सच जानने का हक है। उसके इस जवाब ने कमरे में और सस्पेंस बढ़ा दिया। अब निकिता जी का चेहरा पूरी तरह उलझन में था। उन्होंने दोनों को बारी बारी देखा और सीधा संजय से पूछा, संजय, कौन सी सच्चाई? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और बताओ, दिग्विजय को ये चोट कैसे लगी? संजय ने एक पल के लिए दिग्विजय की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी साफ इशारा था, मत बोलो। लेकिन इस बार संजय ने वो इशारा पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा और बेहद ठहराव से बोला, आंटी, दरअसल जिसने अधीरा की जान बचाई, वो कोई और नहीं, दिग्विजय सर ही थे। एक सेकंड के लिए पूरा कमरा फ्रीज हो गया। सन्नाटा, ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा ही रुक गई हो। सिया की आंखें हैरानी से फैल गईं, चेतना अवाक रह गई, और निकिता जी, वो बस दिग्विजय को एकटक देख रही थी। हर कोई शॉक्ड था। सिया की नजरें अब दिग्विजय पर टिक गई थी। वो उसकी आंखों में देखना चाहती थी सच, जो शायद उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही दिग्विजय ने उसकी नजरें खुद पर महसूस की, उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया, ऐसे जैसे इस सच्चाई का सामने आना उसके लिए अनकंफर्टेबल हो। सिया कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बहुत धीमे और थोड़े कांपते लहजे में पूछा, दिग्विजय, क्या तुमने सच में मेरी अधीरा की जान बचाई है? उसके सवाल में कोई एक्यूजेशन नहीं था, बस एक ठहरा हुआ एहसास और बहुत सी अनकही फीलिंग्स थी। दिग्विजय कुछ बोलने ही वाला था कि तभी संजय आगे बढ़ाया। उसने सिया की तरफ देखा और कहा, मिस बजाज, अगर सर चाहते तो अब तक सबको ये बात बता सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किसी से कुछ नहीं कहा। संजय का लहजा अब थोड़ा इमोशनल हो गया था। वो सबके सामने एक सच रख रहा था, जो शायद दिग्विजय खुद कभी नहीं कहना चाहता था। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो सर पूरी तरह खून से लथपथ थे, उनका सिर फटा हुआ था। उन्हें एक लोकल आदमी लेकर आया था, जिसने बताया कि सर ने ट्रक के सामने कूदकर उस बच्ची को बचाया था और उसी दौरान ट्रक उनसे हल्का टकरा गया। उनके सिर में गहरी चोट आई है और बाकी बॉडी पर भी कई चोटें हैं। इतना कहकर संजय चुप हो गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें अब दिग्विजय की ओर घूम चुकी थी। कुछ सेकंड्स तक वो बस खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो, फिर उसने हल्के से सिया की तरफ देखा। उसकी नजरों में कुछ झिझक थी और मुस्कान थोड़ी सी संकोच से भरी हुई। धीमी आवाज में वो बोला, दरअसल मैं एक जरूरी काम से उसी रास्ते से निकल रहा था, तभी मेरी नज़र एक बच्ची पर पड़ी। वो आइसक्रीम खाते खाते गलती से हाईवे पर चली गई थी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से उतरा और उस बच्ची की तरफ भागा। जैसे ही मैं उसे बचाकर किनारे की ओर कूदा, ट्रक अचानक पास आ गया और फिर मेरा सिर सामने की पोल से टकरा गया। ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो बच्ची हमारी अधीरा है, पर न जाने क्यों उसे बचाते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने किसी और की नहीं, अपनी ही जिंदगी को बचाया हो। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, वो डर की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने ही वाला था, पर तभी मेरी खुद की हालत बिगड़ने लगी और मैं भी होश खो बैठा। कमरे में मौजूद हर कोई उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, पर सिया, वो उसके शब्दों से ज्यादा उसके अंदाज, उसकी आंखों और उसके इमोशंस को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। न जाने क्यों उसके दिल के अंदर कोई हल्की सी आवाज गूंज रही थी, कुछ तो है, कुछ मिसिंग है इस कहानी में। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिग्विजय के शब्दों के पीछे कोई और चेहरा छिपा है, कोई और जिसने उसकी अधीरा को बचाया था। लेकिन फिर निकिता जी की कही बातें, संजय की गवाही, सब कुछ तो यही कह रहा था कि वो इंसान दिग्विजय ही था। सिया के चेहरे पर एक उलझन भरी झलक साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ निकिता जी ने उसकी बातों को सुनते ही आगे बढ़कर दिग्विजय को गले लगा लिया। उनकी आंखों में राहत भी थी और दिल से निकली कृतज्ञता भी। थैंक यू बेटा, वो धीरे से बोली, तुमने मेरी अधीरा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं खुद देख चुकी थी तुम्हारी हालत को। तुम्हारा चेहरा खून से भर गया था, इसलिए मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, वरना शायद तुम्हें हॉस्पिटल लाने के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता।
निकिता जी की आवाज भर चुकी थी। उनके हर लफ्ज में कृतज्ञता भी थी और एक माँ का टूटा हुआ सुकून भी, जो अब किसी तरह वापस जुड़ने लगा था। वही दिग्विजय ने उनके इमोशंस को रिसीव करते हुए हल्की सी मुस्कान दी और शांत लहजे में बोला, आंटी, आपने जो कहा उसके लिए थैंक यू, लेकिन ऑनेस्टली इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। मैंने बस वो किया जो मुझे उस वक्त सही लगा। अगर अधीरा की जगह कोई और बच्चा भी होता तो भी शायद मैं यही करता। उसके लहजे में कोई ड्रामा नहीं था, बस एक सिंपल सौम्य सफाई। शब्दों में विनम्रता, पर चेहरा अब भी अनरीडेबल। उसकी बात सुनते ही निकिता जी ने एक बार फिर उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे एक माँ उस बेटे को गले लगाती है जिसने आज उसके जख्म पर मरहम रखा हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिया अब भी चुप थी। उसका दिमाग मान चुका था कि दिग्विजय वही इंसान है जिसने उसकी बच्ची को बचाया, पर उसका दिल वो जैसे अभी भी किसी और को ढूंढ रहा था। क्यों पता नहीं, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई इनविजिबल कनेक्शन, कोई अधूरी थ्रेड जिसे वो पकड़ नहीं पा रही थी। इन्हीं उलझनों के बीच उसे अचानक संजय की एक बात याद आई। जिस आदमी ने बताया। सिया की नज़र संजय पर पड़ी और उसकी आंखों में अचानक वो चमक लौटी जो जवाब मांग रही थी। उसने हल्की आवाज में लेकिन सीधे सवाल किया, संजय, एक बात बताओ, वो कौन था जिसने तुम्हें बताया कि अधीरा को दिग्विजय ने बचाया? सिया का सवाल जैसे ही हवा में तैरा, रूम का टेम्परेचर ही बदल गया। दिग्विजय और संजय दोनों एक सेकंड के लिए चुप हो गए, जैसे किसी ने उनकी धड़कनें रोक दी हों। लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ कहता, निकिता जी की आवाज गूंज गई। उनका लहजा सख्त था और उनके एक्सप्रेशन साफ साफ नाराज। सिया, अब तुझे हर किसी पर शक होने लगा है क्या? क्रिमिनल लॉयर बनते बनते तू हर रिश्ते को क्रॉस एग्जामिन करने लगी है। एक तो दिग्विजय ने अपनी जान दांव पर लगाकर अधीरा को बचाया, और तू उसका थैंक यू बोलने की जगह उस पर ही सवाल उठाने लगी है। उनकी बातें तेज थीं, लेकिन कहीं न कहीं वो एक माँ का रिएक्शन भी था, जो बेटी की बात से खुद को थोड़ा हट महसूस कर रही थी। निकिता जी की ये बात सुनकर संजय और दिग्विजय दोनों की जान में जान आई। दोनों ने हल्के से एक दूसरे की तरफ देखा और एक साइलेंट सुकून की सांस ली। सिया ने अपनी जगह से कुछ कदम पीछे लिए और फिर धीमे स्वर में बोली, मॉम, मैं बस कंफर्म करना चाह रही थी कि वो इंसान कौन था जिसने संजय को बताया, बस। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निकिता जी फिर बोल पड़ी, अरे और कौन होगा बेटा? वो लड़का ही होगा जो तुम्हारी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आया था। उसे ही तो सब पता था। उसके अलावा किसी को क्या पता होता कि दिग्विजय ने अधीरा की जान बचाई है? निकिता जी का जवाब इतना सीधा और कॉन्फिडेंट था कि सिया अब कुछ और कह ही नहीं पाई। शायद इसलिए नहीं कि उसके पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि अब उसके पास शक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कमरे में एक बार फिर साइलेंस छा गया। सिया चुप थी, दिग्विजय रिलैक्स था, संजय मुस्कुराया, थोड़ा अनकंफर्टेबली। और फिर दिग्विजय की नज़र चुपचाप सिया पर पड़ी। वो सिया के चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे अभी अभी उसने एक बड़ा गेम जीत लिया हो। और अगले ही पल उसके होठों पर एक स्लो, क्राफ्टी स्माइल उभरी, एक ऐसी स्माइल जो शायद किसी मासूम इंसान की नहीं थी। उसने अपनी नज़रें सिया से हटाईं और मन ही मन खुद से कहा, सॉरी सिया, तुमसे और सबसे झूठ बोलने के लिए, बट क्या करूं? तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ा। बिकॉज ऑनेस्टली तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। दिग्विजय के लास्ट वर्ड्स में वो प्यार नहीं था जो सिया को चाहिए था। वो था एक जुनून, एक पजेसिव पागलपन, और शायद वो इसी जुनून में कुछ भी करने के लिए तैयार था। जब दिग्विजय और संजय शेखावत टेक्सटाइल से निकलकर हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे, तो उसी रास्ते में दिग्विजय ने संजय को अपना पूरा प्लान डिटेल में समझा दिया था। क्या बोलना है, कब बोलना है, और कैसे सिचुएशन को सिया और निकिता जी के सामने इमोशनली मैनिपुलेट करना है। रही बात अधीरा के एक्सीडेंट की, तो उसकी खबर मिलनी तो तय थी, क्योंकि दिग्विजय ने पहले से ही सिया और अधीरा के पीछे कुछ खास लोग तैनात कर रखे थे, जो उसे हर पल की अपडेट देते रहते थे। वो नहीं चाहता था कि कुछ भी उसकी नज़र से छूट जाए, क्योंकि उसकी प्लानिंग एक दो चालों की नहीं थी, ये एक पूरा माइंड गेम था। वहीं दूसरी तरफ सिया अब भी अधीरा के पास बैठी थी, उसकी मासूम शक्ल को देखती हुई। लेकिन जितनी नर्म उसकी आंखें थीं, उतना ही बुरा उसका दिमाग अंदर से क्लटर हो रहा था। हर एक बात, हर एक मोमेंट उसके माइंड में बार बार रिप्ले हो रहे थे, और उसे वो एक छोटी सी बात अब भी हॉन्ट कर रही थी। आखिर संजय को ये किसने बताया? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
उसी पल निकिता जी की आवाज ने सीन को ब्रेक किया। उन्होंने सिया की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सिया, मुझे लगता है अब तुम्हें दिग्विजय को शादी के लिए हाँ कह देना चाहिए। देख बेटा, वो तुझसे सच्चा प्यार करता है और हमेशा तेरा ख्याल रखा है, उस तरह जैसे एक हस्बैंड रखता है। और आज उसने ये भी प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छा फादर भी बन सकता है। अब इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? निकिता जी के लहजे में प्यार था, माँ का प्रोटेक्टिव विशन था। लेकिन सिया को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। दिग्विजय की तरफ एक नज़र डाली, जहां उसकी आंखों में एक सेटिस्फैक्शन था, एक जीत की चमक। लेकिन अगले ही सेकंड सिया एक झटके में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में कंफ्यूजन, गुस्सा और इमोशन ऑल एट वंस। मॉम, आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना कि मैं। लेकिन सिया अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही निकिता जी ने उसके हाथ को थाम लिया और थोड़ी नरमी, थोड़ी मजबूती के साथ कहा, बेटा, मुझे पता है तू किस वजह से झिझक रही है। लेकिन जरा सोच, आज अगर दिग्विजय वहां ना होता तो क्या होता? उसने सिर्फ अधीरा को नहीं बचाया, उसने तुम्हारे आज और कल दोनों को बचा लिया है। और बेटा, कोई ऐसे ही अपनी जान दांव पर नहीं लगाता जब तक वो किसी को पूरे दिल से अपना ना मानता हो। वो सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा पिता भी बन सकता है और शायद एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी। सिया उन्हें बस देखती रह गई। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मॉम बस इतना ही कह पाए। और तभी दिग्विजय अचानक अपने घुटनों पर झुक गया। उसने अपनी जेब से एक रिंग निकाली और सिया की आंखों में देखते हुए कहा। उस लहजे में न कोई घमंड था, न कोई ड्रामा, बस एक सीधा सच्चा इमोशन था। सिया, जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मेरी लाइफ ने एक ही लाइन बार बार रिपीट की है, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी लाइफ आसान नहीं रही। तुम्हारे चेहरे के पीछे जो दर्द छुपा है वो मैं हर रोज पढ़ता हूं। और अधीरा, उसकी मासूम आंखों में जो भरोसा है ना, उसने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है। मैं सिर्फ तुम्हारा आज नहीं चाहता, मैं तुम्हारा हर बीता कल और आने वाला हर कल अपनाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करूँगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करूँगा, तुम्हारे हर जख्म को अपनी मोहब्बत से भर दूंगा। और अधीरा को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उसकी जिंदगी में कभी बाप नाम की कोई कमी थी। लेट्स नॉट जस्ट फॉल इन लव, लेट्स राइज इन लव एज अ फैमिली। तुम, मैं और अधीरा। सो सिया, विल यू मैरी मी? क्या तुम मेरी दुनिया की रानी बनकर मेरी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर दोगी? जहां एक तरफ दिग्विजय अब भी घुटनों पर बैठा था, उसकी आंखों में सिया के लिए बेपनाह मोहब्बत, उम्मीद और बेचैनी साफ झलक रही थी, वहीं दूसरी तरफ सिया एक गहरी उलझन में थी। उसके सामने दिग्विजय था, एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ उसकी बेटी को बचाया, बल्कि उसे हमेशा उसी इज्जत के साथ देखा जैसे वो आज भी किसी रानी से कम नहीं हो। लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक नाम, एक चेहरा, एक अधूरी कहानी अब भी धड़क रही थी, आरवी राठौर। उसी वक्त निकिता जी और चेतना पास आई। निकिता जी ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, सिया बेटा, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम है। इस बार प्लीज दिग्विजय को मना मत करना। उसकी आंखों में देखो, उसमें सब कुछ है, प्यार, सच्चाई, रिस्पेक्ट, वो सब जो तू डिजर्व करती है। सिया ने धीमे से दिग्विजय की आंखों में झांका और वहां सचमुच एक बेजोड़ अपनापन नजर आया। फिर भी उसका दिल अब भी चुप नहीं था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर चेतना तुरंत समझ गई कि सिया की सुधेड़ बुन में है। वह थोड़ी पास आई, उसके कानों के पास झुककर धीरे से फुसफुसाई, सिया, आई नो तू किस बारे में सोच रही है, पर तू भी जानती है ना, तेरी और आरवी राठौर की जोड़ी कभी नहीं बन सकती। हर कोई दिग्विजय जैसा नहीं होता जो तुझे एक बेटी के साथ भी एक्सेप्ट कर ले। आरवी राठौर, वो माफिया किंग है, उसका प्यार भरोसे से ज्यादा डर देता है। तू जानती है ना, वो तेरी बेटी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर गुस्से में आ गया तो शायद उसे इस दुनिया से ही गायब कर दे। तब तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए सिया, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी अधीरा के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दे। उसके शब्द सिया के जहन में एक तूफान बनकर घूमने लगे। उसने अधीरा की तरफ देखा, जो अब भी बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत की वो एक लकीर थी जो सिया को अंदर तक तोड़ चुकी थी। उसी पल सिया ने एक गहरी सांस ली और फिर दिग्विजय की तरफ देखा, जो अब भी इंतजार में था। उसकी आंखें अब भी उतनी ही साफ और सच्ची थीं। धीमी आवाज में सिया ने कहा, ओके दिग्विजय, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने एक पल रुककर कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी अगले 2 दिन में हो जाए।
उसने ये सब इसलिए भी कहा था क्योंकि वो जानती थी अगर रघुवीर को इस शादी के बारे में जरा भी भनक लगी तो वो सिर्फ दिग्विजय को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर देगा। वो नहीं चाहती थी कि रघुवीर को कुछ भी करने का मौका मिले, इसीलिए उसने यह फैसला इतनी जल्दी लिया। जल्द से जल्द शादी करके सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। सिया की बात सुनकर एक पल के लिए दिग्विजय हैरान रह गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। उसने झटके से सिया को अपने गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू सिया, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। बाकी तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। उसके गले लगते ही सिया का दिल फिर एक बार टूटने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं और उसके ज़हन में रघुवीर का चेहरा बिजली की तरह कौंध गया। उसने आंखें कसकर बंद की और अंदर ही अंदर खुद से बुदबुदाई, आई एम सॉरी रघुवीर, शायद यही हमारी डेस्टिनी थी। हम दोनों की किस्मत में शायद कभी एक दूसरे का होना लिखा ही नहीं था। लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम एक दिन बुराई का रास्ता छोड़ दो और तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिले। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन चेहरा अब भी स्टोन कोल्ड बना हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कमजोरी पर पाए, लेकिन दूर खड़ी निकिता जी, जो चुपचाप सिया को देख रही थी, उनसे उसकी आंखों की नमी छुप नहीं पाई। उन्हें साफ लग रहा था कि कुछ तो है जो सिया छुपा रही है। आखिर इतनी बार तो सिया ने दिग्विजय से शादी के लिए इनकार किया था, आज पहली बार सिर्फ एक बार कहने पर हाँ कैसे कह दी। पहले तो उन्हें इस हाथ से बहुत खुशी हुई थी, पर अब उसकी आंखों में छुपा दर्द देखकर उनके चेहरे की खुशी धीरे धीरे गायब हो गई। दूसरी ओर वहीं उसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक और सच्चाई करवटें बदल रही थी। रघुवीर बेहद बुरी हालत में वार्ड के एक बेड पर पड़ा था। उसके सिर से खून लगातार बह रहा था और चारों ओर नर्सों और डॉक्टरों की टीम उसका ब्लीडिंग रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो सब मिलकर भी उसके जख्मों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वार्ड के बाहर जय और देव परेशान चेहरे लिए इधर उधर टहल रहे थे और बार बार रूम की तरफ बेचैनी से नजरें डाल रहे थे। जय ने भारी आवाज में देव से कहा, न जाने बॉस की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। पहले शिवांश का एक्सीडेंट, फिर ट्रॉमा और अब खुद बॉस की हालत। लगता है जैसे ऊपर वाला खुद रघुवीर सर से नाराज हो गया है। ये सब कहते हुए जय बेचैन होकर वार्ड की खिड़की से अंदर झांकता जा रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वो उस इंसान के लिए फिक्रमंद था जिसने ना जाने कितनों की जिंदगी को बचाया था और आज खुद अपनी जान की जंग लड़ रहा था। काफी देर बाद जैसे ही डॉक्टर अंदर से बाहर निकले, जय और देव दोनों झटके से उनके पास आ गए। जय ने तुरंत पूछा, डॉक्टर, बॉस कैसे हैं? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर ने अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क उतारा, फाइल एक हाथ में पकड़ी और दूसरी से चश्मा ठीक करते हुए बोले, मिस्टर जय, मिस्टर देव, अब घबराने की जरूरत नहीं है। हमने उनकी सारी बाहरी चोटें स्टिच कर दी हैं और जो ब्लीडिंग हो रही थी वो भी कंट्रोल में है। लेकिन एक बात जरूर है, मिस्टर रघुवीर राठौर को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। उनके शरीर में अब बहुत वीकनेस है और इसीलिए वो शायद जल्दी होश में नहीं आएंगे। देव ने फौरन पूछा, तो उन्हें ब्लड क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा? डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप काफी रेयर है और अभी तक हमारे ब्लड बैंक में उसका कोई अवेलेबल डोनर नहीं मिला। हमने हर तरफ अर्जेंट रिक्वेस्ट भेज दी है, लेकिन इस ब्लड ग्रुप का मिलना थोड़ा टफ है। वैसे घबराने की बात नहीं है, उन्हें एक्सीडेंट में ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, पर जैसा आप जानते हैं, उनके शरीर में एक बार खून बहना शुरू हो जाए तो वो खुद ब खुद रुकता नहीं जब तक हम वो स्पेशल इंजेक्शन न दें। खून की यही अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग टेंडेंसी इस बार भी सामने आई और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से ही वो अभी बेहोश हैं। डॉक्टर की सारी बात सुनकर जय और देव दोनों ने राहत की सांस ली और फिर दोनों ने खामोशी से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखा, जैसे अपने बॉस के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हों। थैंक गॉड, बॉस सेफ हैं, जय ने बुदबुदाया। डॉक्टर की उस बात पर देव और जय दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। ऊपर वाला भी उसकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करना जानते हैं, डॉक्टर ने सुकून भरी आवाज में कहा। और मिस्टर आर.वी. राठौर का नाम ही लोगों को इंसाफ दिलाने और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है। ऐसे इंसान को ऊपर वाला कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। उनके लिए हजारों दुआएं हैं और ये दुआएं कभी खाली नहीं जाती। डॉक्टर की बातों में न सिर्फ प्रोफेशनल समझ थी,
बल्कि उस इंसान के लिए पर्सनल रिस्पेक्ट भी थी जिसने कभी उसी की जिंदगी बदल दी थी। देव और जय ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ गए थे कि डॉक्टर किस इशारे में क्या कह गया। वो डॉक्टर जिसे कभी किसी केस से सस्पेंड किया जाने वाला था, आज सिटी हॉस्पिटल का टॉप मेडिकल कंसल्टेंट था। और यह सब रघुवीर की उस एक इंटरफेरेंस की वजह से हुआ था जो उसने सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर की थी। डॉक्टर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। देव और जय भी वार्ड के अंदर रघुवीर के पास चले गए। कमरे में अब सिर्फ एक खामोशी थी और एक इंतजार बॉस के होश में आने का। 2 दिन बीत चुके थे। रघुवीर अब भी बेहोश था। देव और जय की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और दिलों में बेचैनी की सुनामी। अब तक इस बात की भनक शिवांश को नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे ही एक पूरा दिन बीत गया और रघुवीर उसके सामने नहीं आया, शिवांश की बेचैनी और बढ़ गई। उसने देव और जय से जवाब मांगा, लेकिन जब दोनों ने कुछ भी बताने से मना किया तो शिवांश ने सीधा बोल दिया, अगर अभी नहीं बताया तो मैं खुद हॉस्पिटल छोड़कर उसे ढूंढने निकल जाऊंगा। प्रेशर में आकर आखिरकार दोनों ने सब कुछ बता दिया। सच सुनते ही शिवांश की आंखें भर आईं। उसके होंठ कांप गए और वो कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। अब रघुवीर को उसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था जहां शिवांश का ट्रीटमेंट चल रहा था। शिवांश अब अपने बेड पर बैठा अपने बड़े भाई को बेहोश पड़े देख रहा था। वो रघुवीर जिसे उसने कभी हारते नहीं देखा था, आज जिंदगी से लड़ रहा था और उस लड़ाई में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मशीनों की बीप और खामोश दुआएं। देव और जय भी वहीं खड़े थे। तीनों की आंखों में वो खौफ था जिसे वो किसी से कह नहीं सकते थे। तभी दरवाजा तेजी से खुला और एक आदमी हड़बड़ाते हुए अंदर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तीनों एक साथ उसकी ओर मुड़े। तुम यहाँ क्या कर रहा है? जय ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। तुम्हें तो बॉस ने मिस बजाज पर नजर रखने के लिए भेजा था, फिर तुम यहाँ क्यों आया है? जय का सवाल सुनते ही वो आदमी थोड़ी देर के लिए कांप सा गया। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और घबराई हुई आवाज में बोला, जय सर, मैंने आपको और देव सर को कई बार कॉल किया था, लेकिन जब आपने कॉल पिक नहीं किया तो मजबूरन मुझे यहाँ खुद ही आना पड़ा। मुझे एक बेहद ज़रूरी बात बतानी है, मिस बजाज के बारे में। उसके शब्द सुनते ही तीनों की आंखों में अचानक गंभीरता उतर आई। जय और देव दोनों जानते थे कि मिस बजाज का नाम रघुवीर के लिए किसी धड़कन से कम नहीं था। जय ने तुरंत एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ मिस बजाज को? वो आदमी थोड़ी देर तक हकलाता रहा, फिर मुश्किल से बोल पाया, सर, मिस बजाज की आज शादी हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग मिस्टर दिग्विजय शेखावत से। ये सुनते ही एक पल के लिए कमरे की हवा जैसे थम गई। देव और जय दोनों को यकीन नहीं हुआ। शिवांश जो पास ही बैठा था वो भी शॉक रह गया। वॉट? जय की आवाज हैरानी से थरथराई। तू क्या कह रहा है? सिया और दिग्विजय शेखावत। वो आदमी धीरे से सिर हिलाकर बोला, जी सर, ये पूरी तरह से कंफर्म है। मैं अभी अभी उनके बंगले से आया हूँ और वहाँ सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बारात कभी भी आने वाली है। इस पर देव और जय ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे दोनों समझ रहे थे कि अब वक्त हाथ से निकल रहा है। शिवांश की आंखों में चिंता और बेबसी तैर रही थी। वो सब इसी असमंजस में थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी बिस्तर पर पड़े रघुवीर के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। देव ने एकदम उसकी ओर देखा। बॉस? जय की आवाज में एक साथ उम्मीद और डर दोनों थे और अगले ही पल रघुवीर की पलकों में हरकत हुई। उसकी उंगलियां हल्के से हिलीं और फिर वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। तीनों खुशी और शौक में एक साथ बोल पड़े, बॉस, आपको होश आ गया। देव उसकी तरफ बढ़ा। आप पिछले 2 दिन से बेहोश थे, हमें आपकी हालत की बहुत चिंता थी। लेकिन वे दोनों अभी इतना ही बोल पाए थे कि उनकी नजरें रघुवीर की आग उगलती आंखों से टकरा गईं। आंखें जो अब किसी ज्वालामुखी से कम नहीं लग रही थी। वो नजरें सीधी उस आदमी पर थीं जिसे उसने सिया पर नजर रखने के लिए भेजा था। उसकी ऐसी खौफनाक नजरें देखकर जय और देव के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि उस आदमी के तो सारे रोंगटे खड़े हो गए। रघुवीर ने उसकी कांपती हालत को पूरी तरह इग्नोर करते हुए ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? सिया शादी कर रही है, वो भी दिग्विजय शेखावत से। उसकी आवाज में इतना जहर था कि कमरे की दीवारें भी कांप उठी। वो आदमी जैसे तैसे अपनी जुबान से एक शब्द निकाल पाया, जी सर, बस। लेकिन वो बस बोल ही पाया था कि कड़क
बैग के बगल रखा हुआ फ्लावर पॉट सीधा उड़ता हुआ जाकर दीवार से टकराया और टुकड़ों में बिखर गया। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। रघुवीर का चेहरा अब इंसान का नहीं, बल्कि एक बेरहम शैतान का रूप ले चुका था। उसकी आंखें गुस्से से खून जैसी लाल, चेहरा आग में तपे लोहे की तरह तमतमाया हुआ। वो सीधा जय और देव की ओर घूरते हुए चीखा, देव, जय, तुरंत गाड़ी तैयार करवाओ। अब देखता हूँ मेरी सिया को मुझसे दूर कौन कर सकता है। और अगले ही पल उसने पास रखा कांच का गिलास इतनी जोर से दबाया कि उसकी उंगलियों से लहू टपकने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ जुनून था। वो बड़बड़ाया, मानो कोई वादा कर रहा हो, दिग्विजय, शेखावत, तूने मेरी सिया को छूकर अपनी मौत को इनवाइट कर लिया है। अब तुझे ऊपर वाला भी मेरे कहर से नहीं बचा पाएगा। इसके बाद रघुवीर ने एक गहरी सांस ली थी, लेकिन उस सांस के साथ ही जैसे उसका सब्र भी टूट गया। उसकी आंखें अब एक शिकार की तरह चमक रही थीं। गुस्से से कांपती आवाज में उसने धीरे धीरे कहा, स्वीट हार्ट, मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ मत करना जो मुझे वो चेहरा दिखाने पर मजबूर कर दे जो मैं खुद देखना नहीं चाहता। पर तुमने आज वो कर ही दिया। तुमने रघुवीर सिंह राठौड़ को उसके डाकेस्ट साइड तक ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक पागलपन भी था। एक ऐसा जुनून जो किसी को भी मिटा सकता था। उस वक्त कमरे में मौजूद हर इंसान, देव, जय, शिवांश और वो इंसान जिसे सिया की निगरानी पर लगाया गया था, सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। रघुवीर ने अचानक जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ने सुना नहीं क्या? गाड़ी निकलवाओ फौरन। आज पूरी दुनिया देखेगी कि रघुवीर सिंह राठौड़ अगर प्यार के लिए मर सकता है तो मार भी सकता है। उसकी आवाज पूरे हॉस्पिटल के वार्ड को चीरती हुई गूंज गई थी। देव और जय एक पल को तो वहीं जम से गए थे, क्योंकि अब वो अच्छे से जान चुके थे कि रघुवीर का गुस्सा सिर्फ लफ्जों तक सीमित नहीं रहता। तभी शिवांश ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, भाई, अभी अभी होश में आए हैं आप। जाने से पहले एक बार डॉक्टर को। लेकिन उससे पहले ही रघुवीर की आग बरसाती आंखें उस पर टिक गईं। वो नजरों से ही इतना कह चुका था कि शिवांश को एक सेकंड भी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप बैठ गया और अपनी जगह से हिलना भी छोड़ दिया। रघुवीर ने बेड से झटके से उठते हुए अपनी सिग्नेचर आक्रामक चाल में दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, जय, तुम मेरे साथ चलोगे? और सुनो, सिर्फ टॉप टीम चाहिए मुझे, हमारे बेस्ट लोग। आज कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। फिर उसने एक पल को रुकते हुए देव की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, देव, तुम यहीं रहो, बाकी लोग भी यहीं रहेंगे और जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक शिवांश की सिक्योरिटी तुम्हारे अंडर रहेगी। रघुवीर की बात पर देव और जय ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया। अगले ही पल जय फौरन रघुवीर के साथ वार्ड से बाहर निकल गया, जबकि देव वहीं रुक गया, शिवांश की सिक्योरिटी को हर हाल में मेंटेन रखने के लिए। कमरे में अब सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच शिवांश की नजरों ने एक ही चीज को फॉलो किया, रघुवीर की जाती हुई पीठ। उसकी चाल में जो तूफान था वो सिर्फ पैरों की आवाज में नहीं, बल्कि हर थरथराती धड़कन में महसूस हो रहा था। शिवांश ने अपनी कांपती सांसों को थामते हुए बेहद धीमी आवाज में खुद से कहा, भैया को इतने गुस्से में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। प्लीज भगवान, उन्हें सही रास्ते पर रखना, कहीं उनका गुस्सा कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। उसकी आंखें अब भी दरवाजे की तरफ ही थीं, जैसे किसी आंधी में छिन जाने वाले अपने सबसे कीमती रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथ उठाकर ऊपर देखा और अपनी कपकपाती उंगलियों से दुआ की तरह हाथ जोड़े। हे ऊपर वाले, प्लीज मेरे भैया का ध्यान रखना और उनके हाथों से कुछ भी ऐसा मत होने देना जिससे वो खुद से नफरत कर बैठें। उन्हें तूफान मत बनने देना, उन्हें वही इंसान बने रहने देना जिनके लिए मैं आज भी फक्र से कह पाता हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं। एक ठंडी सांस के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर डर और फिक्र अब भी साफ झलक रही थी। बजाज विला, ब्राइडल रूम, रॉयल ब्रास मिरर के सामने सिया बिल्कुल शांत बैठी थी। उसकी लाल हैवी जाडोजी लहंगा में चांदी की बारीक जरी चमक रही थी, माथे पर एमरल्ड पासा, गले में रीगल नेकलेस, परफेक्ट स्मोकी आइज और न्यूड लिप्स एक रॉयल ब्राइड जैसी लग रही थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर वो पूरी तरह टूटी हुई थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जाती, फिर मिरर में खुद को देखती, फिर वापस उन अधूरी यादों में खो जाती जिनमें सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, आरवी राठौर। चेतना उसके पीछे खड़ी थी, उसकी चोटी संवारते हुए। वो सिया की आंखों में छुपे खालीपन को पढ़ चुकी थी। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, सिया के चेहरे ने सब बयां कर दिया था।
धीरे से उसने सिया के कान के पास झुककर कहा, अब भी आरवी राठौर के बारे में ही सोच रही है ना? रघुवीर का नाम सुनते ही सिया की पलकों में हलचल हुई। दिल में जैसे किसी ने हल्का सा कांटा चुभा दिया हो, लेकिन लब अब भी खामोश थे। चेतना ने उसका चेहरा देखा, उसकी खामोशी को सुना और फिर अपनी बात पूरी की। देख यार, जितना तू आरवी को चाहती थी उतना ही दर्द भी उसी ने दिया है। आई नो इट स्टिल हर्ट्स, बट मे बी इट्स टाइम टू लेट गो सिया। वो उसके सामने आकर बैठ गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, दिग्विजय तुझसे जेन्युइनली प्यार करता है, और सबसे बड़ी बात कीस है, उसने तेरी हर सच्चाई को जानने के बाद भी तुझे एक्सेप्ट किया है। आरवी होता तो शायद अधीरा को अपनाने से पहले 100 बार सोचता। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, वो देती है जो हमारे लिए बेटर होता है। सो प्लीज फॉरगेट हिम और अपनी नई जिंदगी को एक चांस दे। चेतना की बातें सिया के दिल में उतर तो रही थी, लेकिन उनका असर आंखों में आंसू बनकर निकल पड़ा। उसने चुपचाप एक आंसू अपनी उंगली से पोंछा और खुद को एक बार फिर स्टेबल करते हुए धीरे से कहा, तू सही कह रही है चेतना, मुझे अब उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, मिरर के सामने बैठी उसकी ओन रिफ्लेक्शन ने ही उससे सवाल किया, क्या वाकई नहीं? ब्राइडल रूम के बाहर उसी दरवाजे के पीछे निकिता जी चुपचाप खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी, आंखों में एक सन्नाटा, लेकिन कानों में सिया और चेतना की बातें गूंज रही थीं। आरवी राठौर, उससे सिया प्यार करती थी। ये सुनकर जैसे उनके पैरों तले जमीन हिल गई। अब तक जो सवाल उनके मन में था कि सिया दिग्विजय को हाँ क्यों नहीं कहती, उसका जवाब उन्हें आज मिल गया था। एक माँ की तरह उनका दिल उस शख्स के लिए भी भरा जिसे उनकी बेटी प्यार करती थी, लेकिन जब ये जाना कि वो शख्स उसे अकेला छोड़ गया, तो उनका दिल तिलमिला उठा। एक माँ की नज़रों में उसकी बेटी से ज्यादा कोई और अहम नहीं होता, और जो उसकी बेटी को छोड़ जाए उसके लिए नफरत सी बनने लगती है। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, आंखों में नमी को छुपाते हुए किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप मुड़ गईं। जाते जाते उन्होंने एक आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपने दिल में एक दुआ सी मानते हुए बुदबुदाई, बेटा, मुझे पता है यह फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन अगर तुमने हाँ कहा है तो मैं कभी तुम्हें रोकूंगी नहीं। बस ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि तेरी जिंदगी में फिर से वो सारी खुशियाँ लौट आएं जो तू डिजर्व करती है। ये कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद के आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई, एक माँ की तरह जो सिर्फ अपनी बेटी की सुकून भरी जिंदगी देखना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे कितने भी सवालों का जवाब खुद से ही क्यों न मांगना पड़े। गार्डन मंडप बजाज विला का रॉयल वेडिंग सेटअप। बजाज विला का गार्डन एरिया इस वक्त किसी ग्रैंड बॉलीवुड वेडिंग सेट से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ एलिगेंस और लग्जरी की झलक थी। व्हाइट और गोल्ड थीम से सजा हुआ मंडप, शाइनिंग ग्लास आइल के दोनों तरफ एक्सोटिक फ्लावर्स की डेकोरेशन और हवा में बजती सॉफ्ट लाइव फ्लूट की धुनें। हर गेस्ट डिजाइनर आउटफिट्स में ग्रूम रेडी, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स और कैमरा फ्लैशेस के बीच हर किसी की निगाहें एक ही दिशा में टिकी थी, मंडप की ओर। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय शेखावत आइवरी गोल्ड शेरवानी में एरोगेंट कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सीट पर बैठा हुआ था। वो बार बार अपनी कफ्स और दुपट्टे को ठीक कर रहा था, जैसे खुद को कन्विंस कर रहा हो कि आज की शाम उसकी है। उसके आसपास खड़े कुछ पॉलिटिशियन टाइप लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, आप तो अब वाकई फैमिली मैन बन ही गए सर। लेकिन दिग्विजय ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस्ड था, सिया। उसके चेहरे पर फैली बड़ी सी जीतने वाली मुस्कान इस बात की गवाही दे रही थी कि उसकी प्लानिंग आखिरकार काम कर गई थी। वो मन ही मन खुद से बोला, फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। आज सिया सिर्फ मेरी हो जाएगी। पता नहीं इस दिन को पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया, कितनी प्लानिंग, कितनी चालें, लेकिन अब इनाम मिलने का वक्त आ गया है, मेरी सिया। उसके चेहरे की चमक उसकी खुशी का सबूत दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ गार्डन एरिया में लगे एक कॉर्नर गजीबो में अधिराज जी अपनी नातिन अधीरा को गोद में लिए खड़े थे। वो उसे बड़े प्यार से मंडप की तरफ इशारा करके वहां हो रही तैयारियां दिखा रहे थे। देखो बेटा, अधिराज जी ने नर्म लहजे में कहा, ये जो सामने मंडप है, यहाँ तुम्हारी मम्मा और दिग्विजय अंकल की शादी होगी, और उसके बाद वो तुम्हारे पापा बन जाएंगे। छोटी सी अधीरा, जो सिर्फ 6 साल की थी, उनकी बात सुनकर पहले थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन फिर उसकी आंखों में अचानक से एक मासूम सी चमक आ गई। वो अधिराज जी की गोद में थोड़ा सा उछली और एक्साइटमेंट में बोली, नाना जी, क्या सच में शादी के बाद दिग्विजय अंकल मेरे पापा बन जाएंगे?
उसकी मासूमियत भरी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। अधिराज जी ने उसके माथे पर प्यार से एक किस किया और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मेरी जान, आज के बाद तुम दिग्विजय अंकल को पापा कह सकती हो। अधिरा ने जब अधिराज जी की यह बात सुनी कि दिग्विजय अब उसके पापा बनने वाले हैं, तो वो इतनी खुश हुई कि खुद को रोक ही नहीं पाए और खुशी से झूमते हुए उछल पड़ी। उसे इतना खुश देखकर अधिराज जी ने झट से उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो तो प्योर एक्साइटमेंट में थी। वो अभी अधिरा को अपनी गोद में एडजस्ट कर ही रहे थे कि तभी निकिता जी वहां पहुंच गईं। उनकी एंट्री बेहद ग्रेसफुल थी, वही रॉयल ठहराव, वही स्ट्रॉन्ग और अधिराज जी ने जैसे ही उन्हें सामने देखा, कुछ पल के लिए वर्ड्स ही खो बैठे। वो बस चुपचाप उन्हें निहारते रहे, मानो वक्त कुछ पल के लिए थम सा गया हो। निकिता जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे अधिरा की ओर बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बड़े प्यार से बोली, हाय प्रिंसेस, रेडी हो अपनी मम्मा की शादी देखने के लिए? अधिरा ने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों से खुशी जताते हुए सिर हिलाया। उसकी मासूम सी मुस्कान ने निकिता जी के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल ला दी। वो उसे अपनी बाहों में और कसकर पकड़ती हुई जैसे ही वहां से पलटी, तभी अधिराज जी उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में सवाल थे, अफसोस था और थोड़ी सी उम्मीद भी। निकिता, क्या आज भी तुम मुझसे बात नहीं करोगी? उनकी आवाज में सॉफ्टनेस थी, ऑलमोस्ट प्लीडिंग जैसी। आज हमारी बेटी की शादी है, इतना अच्छा दिन है, कम से कम आज तो। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही निकिता जी ने एक सख्त इशारे में अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। इनफ। फिर बिना उनकी आंखों में देखे बेहद ठंडे लहजे में बोली, इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, मिस्टर अधिराज बजाज। ये कहते हुए उन्होंने अधिरा को प्यार से अपने सीने से लगाया और एक भी बार पीछे देखे बिना वहां से चली गई। अधिराज जी वहीं खड़े रह गए, बिल्कुल शांत। उनकी आंखों में ढेर सारी अनकही बातें तैर रही थीं, ऐसा लगा मानो उनके होंठ कुछ कहना चाहते थे, पर आवाज कहीं गुम हो गई थी। वो देर तक उसी डायरेक्शन में देखते रहे, जहां निकिता जी अब नजर नहीं आ रही थी। फिर एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने खुद को संभाला और वेडिंग प्रिपरेशंस के बाकी कामों में खुद को बिजी कर लिया, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ ही देर बाद मंडप में बज रही फ्लूट की मधुर धुन अचानक बदल गई। लाइट्स धीमी हुई और उसी पर स्पॉटलाइट्स मुड़ गई ब्राइडल एंट्री की ओर। फूलों की चादर के नीचे सिया की एंट्री शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ हल्की हल्की सरगर्मियां शुरू हो गईं। हर एक गेस्ट की निगाहें उसी पर ठहर गईं। सिया बजाज, आज की दुल्हन, हर एंगल से ए लिविंग ड्रीम। डिजाइनर रेड लहंगा में सजी, चांदी की जरी, एमरल्ड ग्रीन ज्वेलरी, माथे पर परफेक्ट टिक्का, फ्लॉलेस बेस और स्मोकी आइज, वो जितनी बाहर से परफेक्ट दिख रही थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। वाओ, शी इज ग्लोइंग, क्वीन वाइब्स। भीड़ में कुछ लोगों के होठों से तारीफ के ये शब्द निकले, लेकिन सिया के चेहरे की हल्की सी मुस्कान बस एक मास्क थी। कोई अगर उसकी आंखों में जरा भी गौर करता तो उसकी सोल की बेचैनी को साफ पढ़ सकता था। हर एक कदम जो उसने मंडप की तरफ बढ़ाया, मानो उसके दिल पर एक एक चोट करता जा रहा था। उसका लहंगा जितना खूबसूरत था, उतना ही भारी उसके एहसासों का बोझ। तभी भीड़ के शोर और संगीत के बीच उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी, एक सवाल। सिया, ये तू क्या करने जा रही है? क्या तू सच में दिग्विजय से शादी करना चाहती है, जब तेरा दिल आज भी सिर्फ रघुवीर के नाम की धड़कनें सुनता है? उस सवाल ने उसकी आंखें भर दी, लेकिन उसने खुद को एक बार फिर संभाला। निगाहें झुकी, सांस रोकी और खुद से फुसफुसाई, नो, मैं फिर से टूटना नहीं चाहती। हाँ, मैंने रघुवीर को दिल से चाहा था, लेकिन उसने बदले में क्या दिया? झूठ, सीक्रेट्स और सिर्फ कंफ्यूजन। अगर उसे मुझसे सच में प्यार होता तो वो मुझे धोखा नहीं देता, वो अपनी सच्चाई छुपाता नहीं, वो मुझसे दूर ना होता। उसके होठों से निकली हर बात उसकी टूटती हुई हिम्मत को किसी तरह समेटने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से अपनी आंखों के कोनों पर जमा आंसू पोंछे, अपनी मुस्कान को थोड़ा और चौड़ा किया और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स के साथ मंडप की ओर बढ़ गई। जब वो मंच तक पहुंची तो दिग्विजय ने बेहद रॉयल अंदाज में अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे कोई प्रिंस अपने प्यार को ऊपर चढ़ने में मदद करना चाहता हो। लेकिन सिया की नज़र बस एक सेकंड के लिए उस हाथ पर ठहरी और फिर उसने बेहद नर्म अंदाज में उस हाथ को अवॉइड कर दिया। उसने बिना किसी सपोर्ट के खुद ही आगे बढ़कर मंडप पर कदम रखा। सिया की उस छोटी सी हरकत ने दिग्विजय के चेहरे की मुस्कान छीन ली थी। उसके चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए क्लियरली विजिबल था गुस्सा, अहंकार और पॉसेसिव मैडनेस। लेकिन उसने खुद को तुरंत कंट्रोल किया।
उसने मुस्कुराने की एक और कोशिश की, पर उस हंसी में मोहब्बत नहीं थी, बस जीत की एक ठंडी सी चमक थी। सिया की नज़र जैसे ही उसकी आंखों से मिली, वो सब समझ गई। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है, मेरा होना बस उसकी जीत है। उसे पहली बार दिग्विजय की आंखों में वो बेचैन कर देने वाली दीवानगी दिखी, जो कभी रघुवीर की आंखों में नहीं थी। रघुवीर की आंखों में भले ही गुस्सा होता, दर्द होता, लेकिन उसमें एक सुकून भी था, एक बिलोंगिंगनेस। पर यहाँ सिर्फ ऑब्सेशन था। वो घबरा गई। उसने झट से अपनी नजरें फेर ली और चुपचाप जाकर दिग्विजय के बगल में बैठ गई, बस इस उम्मीद में कि सब जल्द खत्म हो। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। मंडप में बैठी भीड़ शांत हो गई थी, बस मंत्रों की आवाज और धीमे धीमे बजता बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। कुछ देर बाद पंडित जी ने फेरे शुरू करवाने के लिए कहा। अब कन्या और वर फेरे लेने के लिए खड़े हो जाएं। शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। दिग्विजय और सिया खड़े हो गए। अधिराज जी ने सामने आकर दोनों का गठबंधन करवाया। लाल चुनरी में बंधे दो नाम, दो किस्मतें और शायद दो कहानियां जो एक नहीं होनी थी। सिया का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन अंदर एक सुनामी उठ रही थी, जो हर पल उसे तोड़ने के लिए तैयार थी। और फिर जैसे ही पहला फेरा शुरू होने वाला था, तभी बैंग, एक बुलेट आसमान की ओर चली और पूरे मंडप का माहौल एकदम फ्रीज। फ्लूट की मधुर धुन बीच में टूट गई। पंडित जी की जुबान पर मंत्र रुक गए। कैमरे की क्लिक रुक गईं और मेहमानों की सांसें अटक गईं। 3 सेकंड की वो साइलेंस जैसे किसी सुनामी से पहले की खामोशी थी। दिग्विजय की आंखों में पल भर पहले तक जो जीत की चमक थी, अब उसकी जगह डर ने ले ली थी, ऐसा डर जो उसकी रगों में उतरने लगा। सिया का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया और तभी ब्लैक एसयूवीएस विला के मेन गेट से लेकर गार्डन एंट्रेंस तक एक लाइन में आकर रुकी। फ्रंट एसयूवी का दरवाजा खुला। ब्लैक बूट्स बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड तरीके से जमीन पर पड़े। एंड देन आरवी राठौर धीरे धीरे एक ऐसी चाल से मंडप की ओर बढ़ा, जैसे शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, रॉयल, बेखौफ और सिर्फ तबाही के इरादे से। डार्क ब्लैक टक्सीडो, हल्की बियर्ड, माथे पर बंदी पट्टी से झांकता जख्म और आंखों में एक ऐसा गुस्सा जो पूरे मंडप को राख कर सकता था। हर कदम के साथ जमीन कपकपा रही थी। हर पल के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। और फिर गूंज उठी उसकी आवाज, ऐसी कि मंडप में खड़ा हर शख्स सहम गया। दिग्विजय शेखावत। पूरा मंडप जैसे उस एक शब्द पर थम गया। आरवी ने आगे बढ़ते हुए अपनी गूंजती आवाज में कहा, तूने सोचा था तू मेरी सिया को यूं छीन लेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। वो रुका, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, और फिर उसने अपनी आंखों से दिग्विजय को छेदते हुए कहा, गलती कर दी दिग्विजय शेखावत, मेरे और सिया के बीच आने की। आज खुदा भी जमीन पर उतर आए तो भी तुझे आरवी राठौर के कहर से नहीं बचा सकता। गेट रेडी टू डाई दिग्विजय शेखावत।